तो चैप्टर 8 इज ऑल अबाउट कंपनी एनालिसिस, फिनेंशियल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16% क्वेश्चंस यहां से आते हैं। 16% यानी 16 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आएंगे। इसको स्किप नहीं किया जा सकता और एजू यानी कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चैप्टर 8 में अपन क्या स्टडी करने वाले? रोल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस, consolidate and standalone result of company, how to read a balance sheet, how to read a profit and loss account statement, how to read a cash flow statement, important of reading audit report and note to account, financial statement analysis using ratio and commonly used ratios, computation of DuPont analysis, importance of peer comparison, need to track the equity expansion dividend earning history of the company, important of study the ownership structure and insider transactions। तो ये एज अ रिसर्च एनालिस्ट हमको ये स्टडी करनी है ना, कि हम अगर एक रिसर्च एनालिस्ट हैं तो हम कहां तक सोच सकते हैं, यानी कि हमको कैसी एनालिसिस करनी है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है। 8.1, in India the list of financial statement and its format that listed company need to maintain and published are governed by Schedule 3 of Company Act 2013। तो जितनी भी अपने देश में, इंडिया में जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी जो फॉर्मेट होती है, जो लिस्टेड कंपनी को मेंटेन और पब्लिश करना है, वो कहां से आता है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, 2013, या IND-AS भी बोला जाता है, IND-AS 1। ठीक है, ये याद रखेंगे अपन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एज पर IND-AS 1, द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट लिस्टेड कंपनी नीड टू पब्लिश, जो लिस्टेड कंपनी है मार्केट में उनको पब्लिश करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। पहला जो स्टेटमेंट है वो देना है अपने को, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ ये अपने को बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट शीट से क्या जानकारी मिलती है कि असेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, इक्विटी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट पीरियड। ठीक है। असेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी के बारे में जानकारी मिलती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें क्या जानकारी मिलती है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनकम, expense and profit for a given period. It also referred to as a profit and loss account. IND-AS required the statement to also include other comprehensive income। तो IND-AS 1 के अनुसार अपने को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है। OSI, अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या आता है? include certain gain and loss on account of change in fair value of assets। फेयर असेट्स की फेयर वैल्यू ऊपर या नीचे जाने से, गेन या लॉस होने पे उसको बताना है। असेट्स एंड लाइबिलिटी दैट आर रिक्वायर परमिटेड टू बी नॉट रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, जिसको अपन ने इनकम और एक्सपेंस में नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Statement of change in shareholder equities. Shareholder equity refer to the fund that belong to the shareholder. It can undergo change on account of various factors including profit earned, dividend paid, additional share issued or buyback, certain income and other comprehensive। तो शेयर होल्डर की इक्विटी चेंज होने पे भी अपने को उसका भी स्टेटमेंट देना है। और ऐसा क्यों होता है? या तो प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड पेड हुआ है, एडिशनल शेयर इशू हुआ है, बायबैक हुआ है और अदर इनकम हुई है, उसमें जो भी चेंजेस आते शेयर होल्डर्स इक्विटीज में, उसको। फिर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ वेरियस सोर्स एंड यूज ऑफ कैश। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है कि जो कैश है उसका कहां पे यूज किया गया है और कहां से लाया गया है। तो वेरियस सोर्स एंड यूज ऑफ कैश, ये होता है कैश फ्लो। डिटेल नोट एक्सप्लेन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड ब्रेक डाउन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। While presenting financial information, company will have to provide comparable information for at least one prior period. Thus, every financial statement need to contain information for current period and the prior period. Company can disclose and provide comparative financial for a longer period if they prefer. On the key departing feature of financial statement regulation in India compared to rest of the world is that Indian financial statement are expected to be meant for general purpose. It is expected to serve different type of audience including shareholder, lender, employee, trade union, government and vendor and general public. ठीक है, तो जो स्टेटमेंट होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। शेयर होल्डर्स उसको यूज करते हैं, लेंडर्स, एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट, वेंडर, जनरल पब्लिक। ऑन अदर हैंड मेनी अदर कंट्री इंस्टीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज टारगेटेड एट देयर इन्वेस्टर्स। बाकी जगह क्या होता है कि केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको किसके लिए ज्यादा यूजफुल होता है, इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, एक होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन द आई ऑफ लॉ एवरी कंपनी इज सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी। ठीक है, लॉ के अनुसार सभी कंपनी सेपरेट है, रजिस्टर्ड है। हाउएवर ऑफन वी आल्सो कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर अ कंपनी इज ओन एंड कंट्रोल बाय अनदर कंपनी। बहुत बार क्या होता है कि किसी एक कंपनी ने बाकी कंपनी को ओन करके रखा है या कंट्रोल कर रहे हैं अदर कंपनीज को। जैसे एग्जांपल है जियो प्लेटफॉर्म्स। जियो एक अलग कंपनी है, जियो प्लेटफॉर्म, बट इसके मेजॉरिटी जो शेयर्स है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ओन करती है और कंट्रोल करती है। सेम वैसे ही एग्जांपल है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड, जिसका मेजॉरिटी जो शेयर है उसको कौन ओन करके रखता है, टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन जापान। ठीक है, कंपनी एक ही है। ठीक है, कंपनी अलग है लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, जियो को कौन कंट्रोल कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और वैसे ही टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स को टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन जापान। Since each company is separate, registered entity, each company prepared its own individual financial statement. ठीक है, सब कंपनी अलग होती, सब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनाती है। इन केस ऑफ लार्ज ग्रुप दिस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन प्रूव क्वाइट मिसलीडिंग। ठीक है, जैसे कि टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन कौन है, जापान की कंपनी है। इट ऑपरेट अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू सेवरल ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। तो पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं अपनी सब्सिडरी कंपनीज बना के। इफ वी लुक एट द स्टैंडर्ड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, इट वुड ओनली शो सेल ऑफ दैट इंडिपेंडेंट एंटिटी जस्ट लाइक अ सेल इन जापान। Sale of Toyota Group in rest of world including China, India and North America and other part of the world done through the subsidiary will not reflect in their sales। तो जो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन है वो क्या, उसमें किसकी सेल्स दिखेगी, केवल जहां जापान में जो सेल्स हुई है उसकी। लेकिन बाकी की सब्सिडरीज जो उसकी है, जो इंडिया, चाइना और नॉर्थ अमेरिका में है, उसकी सेल्स उसमें नहीं रिफ्लेक्ट करेगी। तो देयर फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनीज को क्या करना पड़ता है, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल कंपनी डेट आर कंट्रोल बाय कंपनी आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सिंगल ग्रुप। Thus, it combine the financial performance of all group company together and present it as a part of single financial statements। तो जितनी भी उसकी सब्सिडरी कंपनीज है उसको एक ग्रुप में बना के उसका कंबाइंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो देता है उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड, जो एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने को प्रोवाइड होता है।
It is important that one company can control another company by owning more than 50% of the voting right. कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी को कब कंट्रोल कब कर सकती है, जब उसके पास 50% से ज्यादा वोटिंग राइट हो, और बाय हैविंग द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या तो उनके पास राइट होना चाहिए कि वो सबसे ज्यादा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट कर सके। कंपनी दैट कंट्रोल अनदर कंपनी जनरली रिफर्ड एज द होल्डिंग कंपनी और पेरेंट्स कंपनी। तो जो भी कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट्स कंपनी। द कंपनी दैट इज बीइंग कंट्रोल इज रिफर्ड एज सब्सिडरी, और जिस कंपनी को वो होल्ड करते हैं या कंट्रोल करते हैं उसको सब्सिडरीज कंपनी कहते हैं। इन जनरल while analyzing a company from perspective of equity analysis, consolidated statement are generally prefer over a standalone financial। तो जब भी अगर अपने को इक्विटी एनालिसिस करना है तो अपन क्या करते हैं, जनरली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को प्रिफर करते हैं। दिस इज बिकॉज लेटर प्रोवाइड अ मोर होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द ग्रुप परफॉर्मेंस, क्योंकि कंसोलिडेट स्टेटमेंट पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छे से बता पाता है। However, sometimes there may be situation that prevent a subsidiary company from distributing dividend to the parent company. This can arise when subsidiary company is located in geography that has strict capital control, or where the subsidiary company has agreed under a debt covenant to not pay any dividend to its shareholder. In such scenario, it is also important to analyze standalone financial position of parents company to understand whether it can fend for itself in time of crisis। अब सेबी रेगुलेशन क्या कहता है? सेबी रेगुलेशन रिक्वायर लिस्टेड कंपनी टू पब्लिश कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन एनुअल बेसिस। तो जो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एनुअल बेसिस में अपने को पब्लिश करना है। और क्या कहता है सेबी का रेगुलेशन? इट इज ऑल्सो मैंडेट लिस्टेड कंपनी टू पब्लिश स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। अपने को स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करना है क्वार्टरली बेसिस में। दो इट इज नॉट मैंडेटरी, सम कंपनी वॉलंटरी पब्लिश देयर कंसोलिडेटेड financial statement on quarterly basis। Equity analysts find it challenging to analyze group which do not publish consolidated quarterly number। तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट जो कंपनी अपने कंसोलिडेट क्वार्टरली नंबर नहीं प्रोड्यूस करते हैं वैसी कंपनी को एनालाइज करना थोड़ा रिसर्च एनालिस्ट के लिए डिफिकल्ट काम हो जाता है। सिंस टाइम गैप बिटवीन टू एनुअल रिपोर्ट आर ऑलमोस्ट अ ईयर। अगर दो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट का अगर अपन टाइम देखें तो एक साल का गैप रहता है। एनालिस्ट विल हैव टू ऑफन कंटेंट एंड डेट विद डेटेड इंफॉर्मेशन इफ कंसोलिडेटेड क्वार्टरली नंबर आर नॉट फाइल्ड। तो कई बार क्या होता है कि एक साल का गैप होता है, एक साल में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस क्या है पुरानी या आउटडेटेड भी हो जाती है। तो जनरली क्या होता है जो एनालिस्ट होते हैं वो कंसोलिडेटेड क्वार्टरली नंबर को ज्यादा प्रिफर करते हैं। फिर होता है बैलेंस शीट। द फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट इज प्रेस्क्राइब अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अब ये भी याद करने वाली चीज है कि बैलेंस शीट को कौन से फॉर्मेट यानी कि कौन से शेड्यूल में प्रेस्क्राइब किया गया, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इन एडिशन IND AS1 required to company should report change in shareholder equities which show the various movement in shareholder equities। इसके अलावा और क्या रिपोर्ट देना है कि शेयर होल्डर इक्विटीज कितनी चेंज हुई है। द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब बाय कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्री एक्सेप्ट दोज दैट हैव सेपरेट रिक्वायरमेंट एज पर रेगुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस है, यूटिलिटी कंपनी फॉलो अ डिफरेंट फॉर्मेट। बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड यूटिलिटीज कंपनी के जो फॉर्मेट होते हैं डिफरेंट होते हैं बाय द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री रेगुलेशन। द एग्जिबिट बिलो शो द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ भारती एयरटेल फॉर द फिनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2019। तो ये जो
बैलेंस शीट यहाँ पे दी गई है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है भारतीय एयरटेल की 2019 की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिटेल है, ऐसे अगर अपन देखेंगे तो असेट्स है, फिनेंशियल असेट्स, करंट असेट्स, फिनेंशियल असेट्स, फिर ठीक है करंट असेट के अंदर क्या फिनेंशियल असेट्स है या नॉन करंट असेट्स क्या है, टोटल असेट्स कितनी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी कितनी है, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है, फिनेंशियल लाइबिलिटी कितनी है, करंट लाइबिलिटी कितनी है, फिनेंशियल लाइबिलिटी कितनी है उसके अंदर में, टोटल लाइबिलिटी, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ये यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो कॉमन बैलेंस शीट लाइन आइटम, तो यहाँ पे अपन ने ये देख लिया असेट्स है, तो इसको डिटेल में देखते हैं कि असेट्स भी क्या होता है। असेट्स रिप्रेजेंट आइटम दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। असेट्स क्या होता है, जो कि फ्यूचर में अपने को कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। एज पर द जनरल accepted accounting principle, a company can recognize only those assets which are quantifiable in monetary term and have been paid for. In general, an entity cannot recognize self-generated assets such as own brand name. ठीक है, तो assets क्या होता है, कंपनी कैन रिकॉग्नाइज ओनली दोस असेट विच आर क्वांटिफिएबल, यानी कि जिसको मॉनेटरी टर्म में अपन यूज कर सकते हैं, उसके ब्रांड नेम को अपन यूज नहीं कर सकते, जिसको बेचने से अपने को पैसे मिले। The assets of company are classified into current and non-current assets. तो नॉन करेंट asset represent asset that are likely to give benefit over the long term. तो नॉन करेंट assets क्या, जो कि लंबे समय तक अपने को बेनिफिट देगा। ठीक है, इन जनरल ऑल asset rather than current assets are नॉन करेंट्स। तो करंट assets के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो नॉन करेंट assets में आती है। तो करंट assets क्या है, current assets represent assets that are likely to benefit the organization within a one operating cycle। एक ऑपरेटिंग साइकिल में जो अपने को बेनिफिट देने वाला है उसको अपन क्या कहते हैं, करंट असेट्स। द टेन्योर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज 1 ईयर, यानी कि विथ इन अ 1 ईयर अपने को उससे फायदा मिलने वाला है, तो उसको अपन करंट असेट्स बोलते हैं। नॉन करंट असेट्स क्या क्या चीजें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। These include assets such as land, building, machinery, furniture, computer and other similar item। ये सब किस में आते हैं, नॉन करंट assets में। These assets are shown at historical cost। IND AS 16 allow the company to use revaluation of base model where the assets are periodically revalued and so at revised value। The choice to apply revaluation method should be applied for entire assets class। In the above exhibit, the value of PPE as on 31 मार्च 2019 was 815 बिलियन। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ दिया है उसमें जो करंट नॉन करंट पीपीई की जो वैल्यू है 815 बिलियन रुपीज में दिया गया है। और क्या होता है नॉन करंट एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देश रिप्रेजेंट पीपीई दैट आर करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसे चीजें जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, आर नॉट रेडी फॉर ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के लिए अभी वो यूज नहीं हो रहे हैं, तो ये सब आते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। व्हेन द असेट्स आर कंप्लीटेड एंड रेडी टू ऑपरेट, जब ये असेट्स कंप्लीट हो जाएगी और ऑपरेशंस के लिए रेडी हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, पीपीई। ठीक है, फिर होता है गुडविल। गुडविल अराइज व्हेन कंपनी एक्वायर अनदर बिजनेस। ठीक है, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को बाय करती है, ठीक है, तब किसी गुडविल अराइज होती है। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कंसिडरिंग पेड बाय कंपनी ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू। तो गुडविल क्या होता है कि कंपनी की फेयर वैल्यू अपने को पता है, उसके ऊपर अपन जितना भी उस कंपनी को पेड करते हैं सामने वाले को, उसको बोलते हैं गुडविल। जैसे भारतीय एयरटेल ने टीगो रवांडा लिमिटेड को 3200 करोड़ में खरीदा था 2018 में। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट ऑफ टीगो इज 2838। असेट और लाइबिलिटी हटा दे उसकी तो 2838 करोड़ आ रहा था, लेकिन द बैलेंस वाज रिकॉग्नाइज एज गुडविल। तो 3200 में से 2800 करोड़ को अगर माइनस करे तो 400 करोड़ जो है वो एयरटेल ने टीगो रवांडा कंपनी को एज अ गुडविल पेड किया था।
Goodwill is generally considered as fictitious asset and it cannot be sold independently. It is periodically tested for impairment for its value in use is lower than its carrying value. द डिफरेंस इज राइट ऑफ एज इम्पेयरमेंट. जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको इम्पेयरमेंट में राइट ऑफ कर दिया जाता है. इन केस ऑफ कंपनीज पेज अमाउंट लोअर देन फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर, द डिफरेंस इज टेकन इनटू कैपिटल रिजर्व. ठीक है. अब इसमें देखिएगा दो चीजें. पहला कि जो डिफरेंस है उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं एज अ इम्पेयरमेंट. सेकेंड, इफ कंपनी पे अमाउंट लोअर देन द फेयर वैल्यू, अगर गुडविल से भी कम में अगर किसी को खरीदते हैं तो उस पैसे को क्या करते हैं, वो कैपिटल रिजर्व में रखते हैं. ठीक है. फेयर वैल्यू जैसे 2800 करोड़ है, लेकिन अगर कंपनी उससे कम पेड करती तो जितना भी डिफरेंस होता उसको कैपिटल रिजर्व में रखते. लेकिन अपन ने ज्यादा पेड किया है तो उसको कहां रख रहे हैं, राइट ऑफ एज इंपेयरमेंट. ठीक है. फिर होता है इंटेंजिबल असेट्स. इंटेंजिबल असेट रिफर टू असेट दैट आर जनरली इन फॉर्म ऑफ लीगल राइट. एक्वायर, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ब्रांड नेम आर सम एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स. तो इंटेंजिबल में क्या आता है, कॉपीराइट, पेटेंट, ब्रांड का नेम, ये सब इंटेंजिबल में आता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेल्फ जनरेटेड असेट कैन नॉट बी सोन इन द balance sheet. However, internally developed software program can be recognized as assets. These assets are generally shown as cost minus accumulated amortizations. ठीक है. ये सबको डिटेल में पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं. ठीक है. अगर कहीं भी कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. इंटेंजिबल एसेट्स तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. तो अपन आगे बढ़े. प्लीज एक बार कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए तो अपन आगे बढ़ते हैं. ओके. intangible assets under development, these represent intangible assets that are not ready for operations. तो ऐसे एसेट्स जो ऑपरेशंस के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, वो होते हैं इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट. और जब वो रेडी हो जाते हैं तो उनको इंटेंजिबल असेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है. इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट. ठीक है. This represent the value of strategic investment of company that it does not control. These are reported under the equity method in which the company of investment is measured by multiplying the fair value of equity of such investee by the percentage of stakeholder. In addition, the value so would include the initial goodwill at the time of acquisition less any subsequent impairment. This line item is included only in consolidated financial statement. ठीक है. जब किसी भी ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट में अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, इक्विटी मेथड, जिसको अपन डिटेल में अभी आगे देखेंगे. नॉन करेंट फाइनेंशियल असेट्स क्या होता है, दिस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांस एंड फाइनेंशियल क्लेम that are likely to be received in a long term. Item in the nature of debt which are held to collect interest and are typically recognized amortized cost. Other assets are shown at their fair market value. ठीक है. नॉन करेंट फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांस और फाइनेंशियल क्लेम जो अपने को लेना है, रिसीव करना है इन लॉन्ग टर्म. ठीक है. इसको नॉन करेंट फाइनेंशियल असेट्स बोला जाएगा. Item in the nature of debt which are held to collect interest and principal are typically recognized as amortized cost. ठीक है. अब करंट असेट्स क्या होता है, इन्वेंट्रीज. जैसे कि इन्वेंट्री इंक्लूड द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स. तो ये तीन चीजें, रॉ मटेरियल्स,
यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन ने रॉ मटेरियल खरीदा, उसका वर्क इन प्रोग्रेस, या तो उस रॉ मटेरियल से अपन कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। और अनसोल्ड फिनिश्ड गुड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, देज आर सोन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, ठीक है, विच एवर इज लो। ठीक है, इन्वेंटरीज, करंट फाइनेंशियल असेट्स, दिस रिप्रेजेंट कैश, कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल एंड अदर फाइनेंशियल क्लेम दैट आर लाइकली टू बी रिसीव विद इन अ 1 ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? अपने पास कैश कितना है, बैलेंस कितना है करंट अकाउंट में, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट में कितना है, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट कितना है। बैंक बैलेंस इंक्लूड बैलेंस इन ऑल बैंक अकाउंट अदर देन दोस इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। रिसीवेबल क्या है? रिप्रेजेंट अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कितना अपन ने कस्टमर से रिसीव किया। दे आर सोन नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डबल डाउटफुल डेट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि कितना अपन ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है। अदर क्या है? एनी अदर क्लेम दैट इज लाइकली टू बी रिसीव विद इन अ 1 ईयर, यानी कि अपने को 1 साल में कुछ भी क्लेम जो मिलने वाला है। अदर करंट असेट रिप्रेजेंट दैट असेट दैट आर लाइकली टू प्रोवाइड बेनिफिट विद इन अ 1 ईयर। अदर करंट असेट यानी कि जो जिसका बेनिफिट अपने को 1 साल के अंदर मिलने वाला है। दिस इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंस एंड एनी सच असेट वुड वेयर द बेनिफिट इज लाइकली टू रिसीव इन दिस काइंड। इक्विटी, equity represent the residual interest in a company which belong to the owner of the company। तो equity क्या है? ऑनर ऑफ द कंपनी के लिए बिलोंग करती है। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स को लाइबिलिटी से माइनस करेंगे तो इक्विटी की वैल्यू आती है। इट हैज सेवरल सब कंपोनेंट। द ब्रेकडाउन इज नॉट नेसेसरी ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑन मोस्ट ओकेशंस। एनालिस्ट यानी कि रिसर्च एनालिस्ट हु आर कंसर्न्ड अबाउट कंपनी एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट कैश फ्लो टू द शेयर होल्डर वुड नीड टू ऑब्जर्व द ब्रेकडाउन। शेयर कैपिटल क्या होता है? रिप्रेजेंट द फेस वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, इसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी को बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम क्या होता है? रिप्रेजेंट द अमाउंट रिसीव टुवर्ड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में अपने को कितना ग्रोथ मिला ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, फिर होता है रिटेन अर्निंग, रिफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अर्न बाय कंपनी दैट हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और सेट असाइड फॉर अनदर पर्पस। ठीक है, मैं 2 मिनट आया ना। फिर होता है जनरल रिजर्व, represent the part of retained earning which company has set aside for utilizing in future for any specific purpose। तो जनरल रिजर्व में ऐसी अर्निंग को रखते हैं जिसका यूटिलाइजेशन फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाए। कैपिटल रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व रिप्रेजेंट द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग असेट्स एट वैल्यू अबव इट्स एक्विजिशन प्राइस। दे सर्व आर टिपिकली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इसको डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं रखा जाता, कैपिटल रिजर्व और या रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट represent the share of equity of subsidiary company that belong to the third party shareholder। This line item is present only for consolidated statement। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जैसे करंट असेट्स में नॉन करंट असेट देखा थे अपन ने, वैसे ही होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जिसको अपन को 1 साल के बाद
एक साल के बाद अपन को पेड करना है, यानी कि फुलफिल जो करना है उसके लिए एक साल से ज्यादा का टाइम है। जैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट रिप्रेजेंट अमाउंट रिपेबल टुवर्ड बोरोइंग, जो अपन ने उधार लिया है उसको लंबे समय तक अपने को पेड करना है, एक साल से ज्यादा। जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, नोट्स दैट आर ड्यू बियॉन्ड 1 ईयर। ठीक है। सम पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म में फॉल ड्यू विद इन 1 ईयर। कुछ लॉन्ग टर्म के ऐसे भी ड्यूज आते हैं जो मान लो जिसका एक्सपायरी होने वाला है या जिसका डेट नियर आ गया, तो उसको तो अपन को साल भर के भीतर ही पेड करना होगा। सच पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट इज सोन सेपरेटली एज अ करेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है। तो भारतीय एयरटेल का लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना था? 872 बिलियन। और इट ऑल्सो इंक्लूडेड 71.732 बिलियन करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म विच इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी, जिसको एक साल के भीतर अपने को पेड करना है। तो ये सब लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में आते हैं। शॉर्ट टर्म वैसी लीज लाइबिलिटी होती है। लीज लाइबिलिटी क्या होती है? वेन एवर अ कंपनी साइन अ लीज ऑन एनी असेट फॉर पीरियड दैट इज मोर देन 1 ईयर। किसी भी असेट्स को अपन ने लीज पे लिया है जो एक साल, जो इससे ज्यादा के लिए लिया है, जिसका अपने को यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट पेड करना रहता है। दिस रिप्रेजेंट देयर फेयर वैल्यू ऑफ लीज माइनस द अमाउंट रीपेड। In case if it is not possible to determine the fair value of lease, the company can calculate the same as present value of lease payment payable. Derivative instruments. The amount shown on the liability side represent mark to market losses arising on account of derivative. तो डेरिवेटिव में जो भी अपने को लॉसेस होते हैं वो मार्क टू मार्केट लॉसेस रहते हैं, वो सब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। लॉसेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट हैव टू बी सेटल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आर इंक्लूडेड एज अ नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जो भी लॉस है जिसको एक साल से ज्यादा के लिए सेटल करना है वो नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है। Losses on account of contract that have been settled within a 1 year shown under current liability। ऐसे लॉसेस जिसको अपने को साल भर के भीतर में सेटल करना है वो करंट लाइबिलिटीज में आता है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लॉसेस जिसको साल भर से ज्यादा भी अपन सेटल कर सकते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है। यहां तक क्लियर हुआ करंट करंट लाइबिलिटी और करंट असेट्स का? यहां तक क्लियर है? अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इसमें आता है डिफर रेवेन्यू। अब डिफर रेवेन्यू क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू बी प्रोवाइडेड टू ऑर्डर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसमें एक एग्जांपल दिया, इफ कस्टमर बाय 6 मंथ प्रीपेड पैक फॉर 1200, तो उसकी वैलिडिटी 5 महीने के लिए और बची है। द कंपनी कुड रिकॉग्नाइज 200 एज अ रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट मंथ एंड नीड टू शो 1000 एज डिफर रेवेन्यू। Defer revenue toward obligation that need to be performed after 1 year is classified as non-current liability और perform within a 1 year called current liability। सेम चीज है सभी में। प्रोविजंस, प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन रिप्रेजेंट अमाउंट सेट असाइड फॉर लाइबिलिटी विच येट टू बी फुली क्वांटिफाइड। ऐसी लाइबिलिटी जिसको अपने को क्वांटिफाइड करना है या पेड करना है उसके लिए अपन प्रोविजन बना के रखते हैं, उस अमाउंट को अलग से रखते हैं। जैसे रिजर्व को रखते हैं, विच आर सेट असाइड फॉर अननोन पर्पस। जो रिजर्व रखते हैं वो अननोन पर्पस के लिए होता है, लेकिन प्रोविजन आर अमाउंट सेट असाइड टू मीट अ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। जो प्रोविजन अपन बनाते हैं वो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन के लिए होता है। Company may not be able to fully quantify it. The most common example is provision of retirement benefit obligation payable to their employee at the time of their retirement। तो अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है तो उसके लिए जो फंड बना के रखती कंपनी वो होता है एक प्रोविजन, यानी कि स्पेसिफिक पर्पस है कि हाँ कोई मेरा स्टाफ है जो रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए जो फंड की जरूरत होगी उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। अदर एग्जांपल इंक्लूड प्रोविजन टुवर्ड वारंटी ऑब्लिगेशन, प्रोविजन टुवर्ड लीगल लाइबिलिटी दैट येट टू बी एडजुडिकेटेड, प्रोविजन टुवर्ड ऑब्लिगेशन दैट हैव टू बी मेड बियॉन्ड 1 ईयर आर इंक्लूडेड अंडर नॉन करेंट्स।
तो 1 साल के से ज्यादा के लिए जो भी लाइबिलिटी प्रोविजन बनाया जाता है उनको नॉन करेंट लाइबिलिटी में रखा जाता है। अब वैसी करंट लाइबिलिटी क्या है, जिसको विद इन 1 ईयर अपने को फुलफिल करना है। जैसे कि पेएबल, गुड एंड सर्विस जो भी अपन ने सप्लायर से ली है, उसका जो अमाउंट पेड करना है उसको विद इन 1 ईयर करना रहता है, उसको पेएबल्स बोलते हैं। शॉर्ट टर्म डेब्ट, जो कि अपन ने उधार लिया है लेकिन विद इन 1 ईयर अपने को पेड करना है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेब्ट। मैनी ऑफ द शॉर्ट टर्म डेब्ट आर टिपिकली रोल ओवर एंड रीफाइनेंस। ठीक है। अब सम ऑफ द अदर करंट लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट current position of long term liability, advance from customer, unpaid expense and expenses accrued but not due। ठीक है। तो ये हो गई करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, current portion of long term liability, defer revenue, advance from customer, unpaid expense and expense accrued but not duly paid। ठीक है। तो यहां तक अपन ने देख लिया करंट असेट्स एंड